हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट सीरीज नॉट शिट डिबेट। यहाँ मैं राहुल और मेरा दोस्त आकर एक पॉडकास्ट सीरीज करते हैं जहाँ हम वेरियस टॉपिक्स पे प्योरली फैक्ट्स बेस्ड डिस्कशन या चर्चा करते हैं। तो आज के पॉडकास्ट में हम एनडीए वन की सरकार, जो 2014 से 2019 तक हमारे भारत की सरकार थी, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री थे श्री नरेंद्र मोदी जी। आज हम इस सरकार के बारे में ब्रीफ में डिस्कस करेंगे कि इस सरकार के अंडर वेरियस सेक्टर्स पर क्या इफेक्ट रहा एंड एनडीए वन के आने से इंडिया में इंडियन सिटीजन को फायदा हुआ या नुकसान। एनडीए जो है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ये एक काफी बड़ी पॉलिटिकल अलायंस है जो बीजेपी जिसको बीजेपी लेड करती है। एनडीए सरकार को 336 वोट्स मिले थे, जिसमें बीजेपी को अकेले 282 वोट्स मिले थे। तो डेटा में हम देख सकते हैं कि 2014 में बीजेपी के पास एब्सोल्यूट मेजोरिटी थी। तो सबसे पहले मैं अब आपको इकोनॉमी के बारे में बताना चाहूँगा। तो जो जीडीपी ग्रोथ रेट था 2014 में जब डॉक्टर सिंह ने गवर्नमेंट हैंडओवर की थी, तो वो था 7.41% और जो कि 2019 में गिरते-गिरते 4.04% पे आ चुका था। आप ग्राफ में भी देख सकते हैं कि जो जीडीपी ग्रोथ है वो कैसे डिक्लाइन हुई है ओवर द इयर्स। जीएनआई ग्रोथ रेट की बात करें तो 2014 में वो था 7.49% जो कि 2019 में फिर से गिर के 4.16% पे आ गया था। ये जितने भी स्टैट्स हैं ये प्री कोविड हैं, इसमें कोविड का भी हमने डेटा इंक्लूड नहीं किया। ट्रेड कंट्रीब्यूशन की बात की जाए तो 2014 में जो ट्रेड कंट्रीब्यूशन था जीडीपी में वो था 48.92% और जो कि गिर के 39.38% हो गया था 2019 में। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट अगर मैं अब आपके साथ शेयर करूं तो वो ये है कि बांग्लादेश की जो पर कैपिटा इनकम थी वो $2000 से बढ़ के लगभग $2200 हो चुकी है, जबकि जो इंडिया की पर कैपिटा इनकम है वो अभी भी $1950 के अराउंड है। तो हम देख सकते हैं कि बांग्लादेश की जो पर कैपिटा इनकम है वो इंडिया से हाई है, वो भी $280 से। एक छोटी-सी कंट्री बांग्लादेश जैसी, उसकी भी अब पर कैपिटा इनकम इंडिया से ज़्यादा होने लग गई है। सी जीडीपी ग्रोथ रेट जो है इंडिया का वो काफी कम हो गया है 2014 से 2019 के बीच। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं इन्फ्लेशन की, तो इन्फ्लेशन 2014 में 6.65% था, जो 2019 में गिरते गिरते 3.72% पर आ गया था। तो एनडीए सरकार जो है महंगाई कंट्रोल करने में पूरी तरह सफल हो पाई थी। अब मैं थोड़ी सी आपसे बात करना चाहूंगा रोड्स के कंस्ट्रक्शन, हाईवेज के कंस्ट्रक्शन के बारे में। एक रीसेंट रिपोर्ट आई थी फाइनेंशियल एक्सप्रेस की, जिसमें उन्होंने बताया कि एनडीए सरकार ने 4.5 साल में लगभग 33,000 किलोमीटर का हाईवे बना दिया है। और अगर हम इसको पिछली सरकार से कंपेयर करें, तो ये नंबर पिछली सरकार अपने 10 साल के टेन्योर में भी अचीव नहीं कर पाई। जो जो कंस्ट्रक्शन पेस रहा था एनडीए सरकार का, वो था 27 किलोमीटर पर डे 2018 में। तो जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है, उन्होंने दो क्लेम्स निकाले थे कि 61 अराउंड 61,000 किलोमीटर की ऑनगोइंग कंस्ट्रक्शन चल रही है रोड्स एंड हाईवेज की, और 53,000 किलोमीटर के नए नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स को डिक्लेयर भी किया गया है। गवर्नमेंट ने पिछले 5 सालों में लगभग 80,000 करोड़ रुपए स्पेंड कर दिए हैं रूरल एरियाज में रोड बनाने में या उनको अपग्रेड करने में। और ग्राफ में भी आप लोग देख सकते हैं जो रेट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग रूरल रोड्स है वो कितना ज्यादा हाई रहा है 2014 के बाद। 2014 से लगभग 2 लाख किलोमीटर के नए रूरल एरियाज में रोड्स बना दिए गए हैं एनडीए सरकार के अंडर। अब मैं अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर थोड़ी-सी डिस्कशन करना चाहूँगा। 2014 के इलेक्शन से पहले मोदी जी का यही कहना था कि वो 1 करोड़ जॉब प्रोवाइड करेंगे, पर डेटा के हिसाब से देखा जाता है कि 2019 तक जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो इंडिपेंडेंस के बाद हाईएस्ट रहा था, जो कि था 6.1%। 1.1 करोड़ लोगों ने 2018 में अपनी जॉब्स खोई थी। ये रिपोर्ट है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की। एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आती है कि उत्तर प्रदेश में 93,000 कैंडिडेट्स जो कि पीएचडी होल्डर्स थे, जिसमें पोस्ट ग्रेजुएट्स थे, इन लोगों ने पियोन की जॉब के लिए अप्लाई किया था। और एक पियोन की जॉब के लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो होती है क्लास 5th की डिग्री होना। टाइम्स ऑफ इंडिया के हिसाब से 3,700 पीएचडी होल्डर्स और 50,000 ग्रेजुएट्स और 2,000 पोस्ट ग्रेजुएट्स ने 62 पोस्ट के लिए अप्लाई किया था यूपी पुलिस में एज मैसेंजर्स। और ग्राफ में भी देख सकते हैं हम कि अनएम्प्लॉयमेंट ईयर बाय ईयर कितनी बढ़ती गई अंडर द एनडीए वन गवर्नमेंट। जब ये बात मोदी जी को ऑन रिकॉर्ड बताई गई तो मोदी जी ने इसे डिसमिस करते हुए कहा कि कोई भी डेटा जॉब्स पे एक्यूरेट नहीं होता और इसे मियर प्रोपागेंडा का नाम दे दिया गया। अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो एक काफी बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन इसको काउंटर करने के लिए एनडीए सरकार ने काफी सारी स्कीम्स भी निकाली थी। जैसे स्किल इंडिया स्कीम निकाली गई, जिसके अंडर
20.5 लाख इंडिविजुअल्स को ट्रेन किया गया ताकि वो एम्प्लॉयर्स की डिमांड को पूरा कर सकें और उनको काफ़ी सारे लोगों को जॉब्स मिल सके। और दूसरी मेक इन इंडिया स्कीम, इस स्कीम के अंडर जो एवरेज एनुअल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थी वो 43,561 मिलियन डॉलर्स के अराउंड थी, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज ने इंडिया में अपने फैक्ट्रीज को सेटअप किया और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सकी। तीसरा मैं बात करना चाहूँगा प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना की। ये जो स्कीम है ये डुअल बेनिफिट्स के साथ आती है जिसमें एम्प्लॉयर्स को इंसेंटिवाइज करा जाता है ताकि वो अपना एम्प्लॉयमेंट बेस जो है वर्कर्स का इंक्रीज करे और इससे लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स को जॉब मिल पाती है। अब मैं थोड़ी बात करना चाहूंगा कि सरकार ने एनडीए सरकार ने बिजनेसेस को कैसे हेल्प किया। तो जो इंडिया की रैंक है वर्ल्ड बैंक के सर्वे में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 में ये 23 प्लेसेस से क्लाइम कर गई और ये 77 रैंक पे आ गया है इंडिया अमंग द 190 कंट्रीज। और इंडिया एक अकेली ऐसी कंट्री है जो टॉप 10 इंप्रूवर्स में आई है लगातार दूसरे साल के लिए। पिछले 4 साल में इंडिया की जो रैंकिंग है वो 65 प्लेसेस से इंप्रूव हुई है, यानी 142 जो थी 2014 में वो 77 पर आ गई है 2018 में। और जो एक बिजनेस को स्टार्ट करना इंडिया में इतना आसान इसलिए भी हो पाया है क्योंकि एनडीए सरकार जो है एक जीएसटी का कॉन्सेप्ट लेके आई जिसने सारे टैक्सेस को यूनिफाई कर दिया, यूनिफिकेशन। तो अब मैं डी 2016 की जो डिमोनेटाइजेशन हुई थी, उस पे बात करना चाहूँगा। 8 नवंबर 2016 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया था कि जो उस टाइम के 500 और 1000 के नोट्स थे, वो डिमोनेटाइज हो जाएँगे और नए 500 और 2000 के नोट्स निकाले जाएँगे। अगर गवर्नमेंट की माने तो ये स्टेप जो लिया गया था, वो ब्लैक मनी और करप्शन को इरेडिकेट करने के लिए लिया गया था। अब असलियत देखें डिमोनेटाइजेशन की, तो गवर्नमेंट को इनिशियली एक्सपेक्टेड था कि लगभग 3 लाख करोड़ जो डिमोनेटाइज्ड करेंसी नोट्स होंगे, वो कभी वापस बैंक्स में आएँगे ही नहीं, क्योंकि वो ब्लैक मनी होगा। इसमें ये देखा गया कि 2018 की रिपोर्ट आरबीआई की रिपोर्ट के हिसाब से 99.3% जो डिमोनेटाइज्ड नोट्स थे, वो वापस आ गए। यानी कि 15.3 लाख करोड़ की डिनोमिनेशन वापस आ गई थी आउट ऑफ 15.41 लाख करोड़। डॉक्टर मनमोहन सिंह एक्स प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि इंडिया की जीडीपी 1 से 2% कॉन्ट्रैक्ट करेगी, जो कि हमने असलियत में देखा भी। इंडिया की जो जीडीपी थी वो 1.5% से कॉन्ट्रैक्ट हुई और इंडिया को 2.2 लाख करोड़ का लॉस हुआ उस साल। 15 करोड़ जो डेली वेज अर्नर्स थे, उन्होंने अपना लाइवलीहुड खो दिया। तो इस डिमोनेटाइजेशन का सीधा असर जो पड़ा था, वो छोटे और जो मीडियम बिज़नेसेस थे, उन पे पड़ा था। और जो ब्लैक मनी को इरेडिकेट करने की बात की गई थी, वो बिल्कुल ही गलत निकली, क्योंकि जितना भी लोगों का ब्लैक मनी था, उन्होंने कुछ ना कुछ तरीका ढूँढ ही लिया उसे व्हाइट करने का। ये हम स्टैट्स में देख चुके हैं। अब मैं बात करना चाहूंगा जीएसटी के बारे में। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो कि एक इनडायरेक्ट टैक्स है जिसको इंडिया में सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर लगाया जाता है। अगर मैं आपको सीधे सीधे उसमें बताऊं तो जीएसटी आने की वजह से काफी सारे जो इनडायरेक्ट टैक्सेस थे वो रिमूव हो गए थे, एक्सेप्ट फ्यू स्टेट टैक्सेस। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट जीएसटी का आने से ये था कि यूनिफिकेशन हो गया था मल्टीपल टैक्सेस का। जीएसटी का एक और बड़ा एडवांटेज ये था कि जीएसटी से आने की वजह से आप ऑनलाइन ही अपने सारे टैक्सेस फाइल कर सकते थे। आपको जीएसटी पोर्टल पर विजिट करना पड़ता था, अपना अकाउंट वगैरह बना के, और आप अपने जीएसटी रिटर्न्स को फाइल कर सकते थे। और जो उसका इंटरफेस था उसको भी काफी स्मूथ रखा गया। लास्ट पॉइंट ये बात करना चाहूंगा, जो जीएसटी है वो एक फाइनल डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स है जो कि वैट के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। तो जीएसटी जो है वेरियस पॉइंट्स पे नहीं लगाया जाता, जो कि मैन्युफैक्चरिंग से रिटेल आउटलेट्स पर। एंड जीएसटी के और भी कई सारे बेनिफिट्स हुए हैं। जीएसटी में भी कई सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं और एक अगर एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं लेके चलूँ, तो जो टैक्स लायबिलिटी है स्मॉल और मीडियम बिज़नेसेस पे, वो बढ़ गई है। तो अब मैं आपका ध्यान थोड़ा कुछ स्कैम्स के ऊपर लेके जाना चाहूँगा। पीएनबी स्कैम या नीरव मोदी स्कैम। इसमें पीएनबी बैंक से 10,000 करोड़ का स्कैम हुआ था। जो मेन एक्यूज़ थे स्कैम में, वो था नीरव मोदी और उनके उसके अंकल मेहुल चोकसी और कुछ और रिलेटिव्स भी थे। नीरव मोदी और उसके रिलेटिव्स 2018 को इंडिया छोड़ के भाग गए। तब ये अनाउंस हुआ था कि पीएनबी के साथ स्कैम हुआ है और इसे इंडियन हिस्ट्री का सबसे बड़ा बैंकिंग फ्रॉड माना जाता है। तो ये देखा गया था कि बैंक के 2 एम्प्लॉइज़ इसमें इन्वॉल्व थे, जिन्होंने नीरव मोदी की कंपनीज़ को लेटर ऑफ अंडरटेकिंग दे दी थी नीरव मोदी को, बिना कैश रिज़र्व या उससे कोलैटरल लिए।
जो ऑपोजिशन थी उस उन्होंने सीधा इस स्कैम का ब्लेम मोदी गवर्नमेंट पे डाला था, क्योंकि ये सबको पता था कि नीरव मोदी कंट्री छोड़ के भागेगा। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के आने से क्या हुआ, अब कोई भी कंपनी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को फंड या उसे डोनेट कर सकती है एनोनिमसली। तो ये देखा गया कि 95% जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स थे वो बीजेपी के पास गए, और इस इलेक्टोरल बॉन्ड्स के आने के बाद जो फॉरेन फंडिंग थी वो भी लीगलाइज हो गई। तो अब पॉलिटिकल पार्टीज को कहाँ से और कितना अमाउंट की फंडिंग आती है वो कभी ट्रेस ही नहीं हो सकती, क्योंकि ये लीगलाइज कर दिया गया है इसे। तो अब मैं थोड़ी-सी आपकी बात करना चाहूँगा हेल्थ और एजुकेशन के बारे में। अगर हम डेटा में देखें तो 2014 में इंडिया का जो हेल्थ एक्सपेंडिचर था पर कैपिटा यूएस डॉलर्स में, वो था 57.07, जो कि 2018 में बढ़ के 72.83 हो गया था। तो हम देख सकते हैं जो हेल्थ एक्सपेंडिचर पर कैपिटा था उसमें काफ़ी एक अच्छा इंक्रीज़ आया। दूसरा मैं बात करूँ नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन, तो इस स्कीम के अंडर जो है डायरेक्ट बेनिफिट दिया जाएगा और कवर दिया जाएगा 5 लाख रुपए का हर फैमिली को हर साल। और इस स्कीम से कोई लेफ्ट आउट ना हो जाए, तो इसमें इंश्योर करा जाएगा कि उस कोई भी फैमिली साइज या एज की कैप ना आ जाए स्कीम को अवेल करने में। और ये जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, ये लगभग 10.8 करोड़ पुअर लोगों को जो कि डिप्राइव्ड रूरल एरियाज में रहते हैं उनको टारगेट करेगी और उनको अच्छे से अच्छी हेल्थ सर्विसेज देने की ट्राई करेगी। और अगर मैं थोड़ा एजुकेशन की बात करूं तो ये राज्यसभा में मिनिस्टर ने बताया था कि जो 22 नए एम्स हैं वो डिफरेंट फेजेस में है डेवलपमेंट के अक्रॉस द कंट्री। 7 नए आईआईएम्स और 6 नए आईआईटीज को भी इंडिया में कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। तो क्योंकि हम एक ही पॉडकास्ट में एनडी1 के अंदर सारे एस्पेक्ट्स जो हुए थे वो कवर नहीं कर सकते, इसलिए ये 2 पार्ट पॉडकास्ट होगा, और बाकी सारे जो रिमेनिंग एस्पेक्ट्स हैं वो हम नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ हम अपना पॉडकास्ट एंड करते हैं। कीप लिसनिंग टू अस एंड कीप सपोर्टिंग अस। थैंक यू।